हेलो फ्रेंड्स। मैं विपिन सर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं सराहा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए कि जैसे आप सभी लोग को जान रहे हैं कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस पीआरटी के लिए एनसीईआरटी का निचोड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्तों ये। और इस सेशन में कई सारी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और उसी क्लासेस में आज थ्योरी क्लास में आपके लिए लेके आया हूं। और इसके बाद हम लोग जुड़ेंगे किसके लिए दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्वेश्चन आंसर की, है ना। तो बहुत जल्दी से जुड़िएगा। अगर हम लोग बात करते हैं इस पे, सबसे पहले चीज देख लेते हैं कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो जुड़ जाइए बहुत जल्दी से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कर दीजिए कि, है ना, कि जिससे कि ये क्लास शुरू किया जा सके दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल नौरंग जी नमस्ते, और बिल्कुल एक बार इसको शेयर करके आइएगा, बहुत जल्दी से शेयर कीजिए, है ना। 1 मिनट में मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, बहुत जल्दी शेयर कीजिएगा इस सेशन को, जिससे कि आज की चीजें क्या की जा सके, शुरू की जा सके दोस्तों। चलिए, तो जुड़िएगा बहुत जल्दी जल्दी, जिससे कि सेशन शुरू किया जा सके दोस्तों। चलिए क्लास को शुरू किया जाता है। ओके, और एक बार फिर से आप सब लोगों का मेरी तरफ से सौराहा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं विपिन गंगवार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है धमाकेदार सेशन, अभी थ्योरी क्लास, इसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और हम लोग जो सेशन ले रहे हैं दोस्तों वो चल रहा है ईबीएस और ईबीएस फॉर केबीएस। तो केबीएस के लिए हम लोग जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं उससे बस यही है कि लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ब्लड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड। इससे पहले हम थ्योरी क्लास देख चुके हैं, और दोस्तों याद रखिए इससे पहले की क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री मिल जाएंगी। और ये अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए है तो ये पीडीएफ आपको बुक के फॉर्म में मिल जाएगी दोस्तों। मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ कि ये बुक के फॉर्म में आपको कहाँ से मिलेगी, आप इसको कैसे ले सकते हैं, है ना। चलिए, तो आज की क्लास क्या करते हैं। गौरव कुमार जी, बिल्कुल जी, राम राम, कैसे हैं आप लोग? मेरी गुड इवनिंग बेटा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो अगर बात कर रहे हैं कि रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में, तो लिखा हुआ है कि रक्त पचित भोजन की छोटी छोटी, याद रखिएगा, छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है तथा अपशिष्ट पदार्थों से बाहर बाहर निकलने के लिए परिवहन का कार्य भी करता है। और रक्त एक द्रव है जिसका तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रक्त का कौन सा जो द्रव है, जो द्रव, जो रक्त का जो द्रव भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? वो प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। देखो, इससे पहले थ्योरी क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। और याद रखिएगा इससे पहले की थ्योरी क्लासेस आप वहां उनको देखिएगा, तभी ये थ्योरी क्लासेस आपको समझ में आएंगी। इसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की है ईवीएस के क्वेश्चंस की दोस्तों, वो भी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ से पढ़ते रहिए। तो याद रखिएगा, कोई पूछता है कि जो ब्लड होता है उस ब्लड का जो लिक्विड पदार्थ है, पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। अगला क्या है? रक्त दो तरह की मुख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जो ब्लड है उससे दोस्तों याद रखना, उसमें 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? एक बोलते हैं आरबीसी, है ना, जिन्हें कि क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिकाएं। और एक होती है डब्ल्यूबीसी। क्या होती है? डब्ल्यूबीसी, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। और ये हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ब्लड का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन होता है इसमें। और याद रखिएगा इसका सबसे मुख्य जो पार्ट होता है वो आयरन होता है। क्या होता है दोस्तों? आयरन का पार्ट होता है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ डब्ल्यूबीसी की, तो ये कम से कम, ये डब्ल्यूबीसी है, ये हमारे शरीर के अंदर लोगों, हमारे जो हमारा क्या है, रक्षा तंत्र है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि हमारे इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाता है। जो बीमारियां हैं उनसे कौन देख रेख करता है हमारे शरीर की, उनसे लड़ने के लिए हमें ताकत हिम्मत कौन देता है? तो वो डब्ल्यूबीसी देता है, ठीक है।
लिखा है यहाँ पर कि लाल रक्त कोशिकाएं में लाल वर्ण पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। अभी मैंने बताया था कि इसका मुख्य पार्ट क्या है, ठीक है, आरबीसी का हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। कैसा होता है दोस्तों? लाल। अगर आपसे कोई पूछता है पहली चीज कि ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है वो क्या है, प्लाज्मा है, आप उस कहोगे कि इसमें दो प्रकार की सेल्स होती है दोस्तों, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरबीसी का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। प्लीज मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सुनने में बहुत ही इजी लगते हैं और इनको पॉइंट वाइज नोट करते जाइए, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे ना, इनके बारे में क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पार्ट इसका सही है या गलत है। और नहीं मानते हो तो इससे प्रीवियस के क्वेश्चन हम लोगों ने कराए हैं, मैंने आपके साथ थ्योरी भी डिस्कस की है दोस्तों, क्वेश्चन भी डिस्कस किए, वो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो जाके। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करता हूं। तब तक एक बार मैं काम देख लेता हूं। वॉइस कम आ रही है गुरुजी, वॉइस तो मेरे इधर से ठीक है। एक बार अपने मोबाइल की वॉइस बढ़ा लीजिए, है ना। देखिए मेरे मोबाइल में भी वॉइस बहुत सही अच्छी आ रही है ना। गौरव कुमार जी एक बार मोबाइल को थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए। होल इंस्पायर गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, आराम से सब लोग पढ़िए और पॉइंट वाइज ओके सर जी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो जो बातें बताता रहा हूँ पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा सारी। अगला क्या है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का मिश्रण करके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। यानी अगर अब मैं बात आपसे कह लूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर होता है वो किसके साथ होता है दोस्तों, तो वो किसके साथ में होता है? हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन का क्या होता है, बॉडी में ट्रांसफर होता है। बॉडी में जो ब्लड ट्रांसफर होता है उसमें ऑक्सीजन किसके द्वारा होती है? हीमोग्लोबिन। अगला क्या है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। अभी मैंने बताया था कि जो हमारा पृथ्वी रक्षा तंत्र है, हमको रोगों से, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत देगा वो कौन देगा दोस्तों? वो डब्ल्यूबीसी देगा। ठीक है, जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, चोट लगने पर खून बहना शुरू हो जाता है, इसके बाद में अपने आप बंद हो जाता है। और ये हम सभी जानते हैं, याद रखना कि ये जो थक्का बनता है, आपने सुना होगा कि रक्त का थक्का किसकी वजह से बन जाता है? तो विटामिन के की वजह से बन जाता है। ओके, अगर कहते हैं कि वहां पर एक गहरे लाल रंग का थक्का जम जाता है क्योंकि कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, है ना, जिसमें क्या होती है, पटकाएं भी कहते हैं। तो यार पूछता है कि जो थक्का बनता है उसमें क्या है, तो उसमें ब्लड की क्या बन जाते हैं? क्लॉट्स यानी पट्टियां बन जाती है, जिस वजह से वो बंद हो जाता है। और याद रखिए विटामिन बी है एक, जो रक्त को क्या करती है, जमाने का काम करती है, उसका थक्का बनाने का काम करती है दोस्तों। वो कौन है? ठीक है, तो 5 से 6 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगला पॉइंट, ठीक है, अगला है रक्त वाहिनियां, है ना, यानी कि ब्लड वेसल्स की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, रक्त वाहिनियों की बात करते हैं। तो कहते हैं रक्त शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त वाहिनियों द्वारा ले जाया जाता है। शरीर में दो तरह की क्या है, रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, जिसको आपने सुना होगा, एक को धमनी बोलते हैं, एक को सिरा बोलते हैं, है ना। यार एक को क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं, और एक को हम क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो वेंट्रिकल और जो वीन्स हैं, यानी कि धमनियां जो सिरा हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे शरीर में रक्त को ट्रांसफर करती हैं। बट यहीं से क्वेश्चन कई प्रकार के पूछे जाते हैं कि भैया क्या होता है कि जो धमनियां होती हैं वो हार्ट से बॉडी में ब्लड लाती हैं, या क्या बॉडी से हार्ट में जाती हैं, या हार्ट से बॉडी में जाती हैं, या सिरा क्या है? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं पेपर में। तो यहाँ से मैंने कहा कि धमनियां सिरा दो भाग है, ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है। तो धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यानी कि होगा क्या, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों, ये जो धमनियां हैं वो क्या करेंगे, वो इस हार्ट से, अगर ये मान लेते हैं ये मनुष्य का हार्ट है, ठीक है, ये हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और इस 4 चैम्बर्ड हार्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से जो ब्लड बॉडी में जाता है, यानी कि शरीर में, तो शरीर में अगर यहां से बॉडी में शरीर जा रहा है, तो ये कौन ले जाएंगी? ये धमनियां ले जाती है। कौन ले जाती हैं? ये धमनियां ले जाने का काम करती हैं। क्लियर है? ओके, कहते हैं धमनियों की
दीवार मोटी व प्रत्यक्ष होती है। ऐसी रक्त वाहिनियां जो कि कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के साथ, शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, इनको सिराय कहते हैं। यानी कि जरा समझिएगा, यहाँ से बॉडी, यहाँ से बॉडी में जो जा रहा है, ठीक है, वो उसे कौन ले जानी है, धमनियां ले जानी है, और इसमें O2 मिला हुआ है। लेकिन अगर बॉडी से इस हार्ट में ब्लड लाया जाए जरा दोस्तों, तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें CO2 होता है मिला हुआ, और ये ले जाने का काम कौन करता है, ये सिरा करती हैं, यानी कि बीन्स करते हैं। तो इतनी चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि याद रखिएगा कि बॉडी से हार्ट में ब्लड कौन ट्रांसफर करता है, तो सिरा करता है, और हार्ट से बॉडी में कौन करता है, तो बीन्स करता है। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा धमनियां करती है। अगला क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, तो याद रखिएगा भाई क्या है, सिरा कहलाती है। इनकी दीवारें पतली होती है, सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो कि रक्त को केवल हृदय की तरफ ही प्रवाहित करते हैं। किधर करते हैं, हृदय की तरफ ही प्रवाहित करते हैं। देखो दोस्तों, ये बहुत अच्छे से चीजों को क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाएगा। और अभी आपको एक बहुत अच्छी तरीके से एक चीज भी बता के जाऊंगा, है ना। और याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं तो भाई क्या है, ठीक है, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होता है हार्ट का। अगर मैं हार्ट की अगर बात करता हूं, तो हार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत अच्छे से जरा यहाँ समझिएगा हार्ट के बारे में। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे हार्ट के बारे में, लेकिन फटाफट क्विक रिवीजन है। कह रहे हमारे शरीर में ये पंप का है, क्या है, पंप करता है, और इस तरह से काम करता है कि रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन में पंप के रूप में कार्य करता है। ये निरंतर धड़कता रहता है, हृदय कहलाता है। वक्ष गुहा, यानी हृदय जिसमें बंद रहता है, स्थित रहता है, उसको बोलते हैं वक्ष गुहा। ठीक है, यानी हार्ट कैविटी में क्या रहता है, ये बंद रहता है। ठीक है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। हृदय के 4 कक्षों में बांटा गया है। ऊपरी 2 कक्षों को आलिंद तथा निचले 2 कक्षों को निले कहा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, अब ये हार्ट मैंने बनाया था, एक बार फिर बना लेते हैं। अगर ये मैंने हार्ट बनाया है दोस्तों, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हार्ट बना दिया है। तो अगर यहाँ से ये हार्ट बना दिया मैंने, तो यहाँ से क्या होगा, तो ये याद रखिएगा, ये वाले क्या है, 2 भाग आलिंद है, और ये है निलय। तो ये क्या रखिएगा, एक होगा दायां आलिंद, दायां निलय, एक होगा बाया आलिंद और बाया निलय। यानी कि लेफ्ट और राइट में ये डिवाइड होते हैं। यानी कि इसीलिए क्या होता है, मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 4 कक्ष होते हैं। क्लियर है। हृदय की स्पंदन को सुनने के लिए यानी स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक यंत्र है जिससे कि हार्ट बीट सुनी जाती है दोस्तों, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। देखिए बहुत पीआरटी में बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो आपको चकराएंगे। क्या कहेंगे, ए सही है, बी सही है, ए बी सी तीनों सही है, या ए बी सी डी चारों सही हैं। तो याद रखिएगा, ये बड़ा एक नया ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का। ओके, तो ये बड़ी इजी सारी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता ना हो। अगर पता भी है तो बस बहुत अच्छे से इस चीज को क्या रखिएगा, याद रखिएगा, है ना। क्लियर है। इसके बाद ये हार्ड हो गया। देखिए इतनी नॉर्मल सी चीजें हैं पीआरटी के लिए भाई। अगर मैं पीआरटी की अगर बात करता हूँ, ठीक है, तो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक की एनसीईआरटी बहुत पर्याप्त है। इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं वो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी का निचोड़ हम लोग कर रहे हैं। इससे ज्यादा आपके पेपर में आपको नहीं मिलेगा। आने देखिए क्वेश्चन तो मैं आपसे बनाना हूं तो ये बना दूं, मैं कह दूं, बताइए कि हृदय भाई कौन सा हार्ट का ऐसा चेम्बर है जिसमें रक्त क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड होता है, और कौन सा ऐसा हार्ट चेम्बर है जिसमें क्या रहता है, अनप्योर ब्लड रहता है। तो ये क्वेश्चन है, बड़े लेवल के हैं। किसी भी अगर क्वेश्चन पूछा चाहे बड़े लेवल का हो चाहे चाहे छोटे लेवल का हो, आपको तैयार रहना है। बस पॉइंट वाइज आप इसको केवल डिस्कस करते जाइए, क्वेश्चंस मैं कर दूं, कराना हम लोग सीख लेंगे। अब होता क्या है, ह्यूमन भाई क्या एक्सटर्नल ऑर्गन्स या सिस्टम की बात करते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होते हैं। तो दोस्तों मानव उत्सर्जन तंत्र का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे बॉडी के बेस्ट मटेरियल, हमारी बॉडी में जितने भी बेस्ट मटेरियल हैं वो किसी ना किसी पार्ट के द्वारा बॉडी से बाहर निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं उत्सर्जी अंग। क्या बोलते हैं, कोई पूछा उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, तो आप सीधे बोलोगे कि मनुष्य में जितने भी क्या है ऐसे पार्टिकल्स मौजूद है जिसका कोई यूज नहीं है, जो गैसेस है या क्या है ऐसे अनहाइजीनिक पार्टिकल्स है जो शरीर से किसी ना किसी मार्ग से बाहर निकल जाते हैं, दोस्तों उनको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, उत्सर्जी अंग बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर होगी तो एक बार जरा बताइएगा सर कि हाँ बिल्कुल जो आप बता रहे हैं सर, एक फटाफट रिवीजन हो रहा है और एक चीज हम केवल पढ़ पढ़ के एक चीज रिवीजन करते जा रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा। अगर भाई जितने लोगों को समझ में आएगा एक बार यस लिख के भेज दीजिए, है ना, यस कर दीजिए, यस करके बता दीजिए कि हाँ विपिन सर जो आप केवल एक क्विक रिवीजन, मैंने कहा ना ये केवल केबीएस के लिए क्या है, एक क्विक रिवीजन है। और ये अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों ये हमारी बुक की क्या है, ये हमारी बुक की क्या है, एक पीडीएफ है। और ये बुक आपको कैसे मिल सकती है, कहाँ से मिल सकती है, कैसे मंगा सकते हो, ये मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। और तो होल इंस्पायर जी यस, ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद। पर फटाफट देखो अगर समझ में आ तो फटाफट रिवीजन फटाफट पढ़ के निकल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करेंगे दोस्तों, टेंशन ना दीजिए। इसके बाद अगर मैं बाना उत्सर्जन की बात करता हूं तो यहाँ पे लिखा है द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व द रिमेनिंग द वेस्ट फ्रॉम द बॉडीज द कॉल्ड द सेक्रेटरी सिस्टम कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। यानी कई सारे भागों में इसको बांटा गया है, हिंदी में भी लिखा है, चलो हिंदी में भी देख लेते हैं। क्या लिखा है, शरीर के विषैले पदार्थ या अवशेष पदार्थों को बाहर निकालने वाले अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसको निम्न भागों में बांटा गया है। क्या है, किडनी, बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन बना है, किडनी यानी कि बक, ठीक है। ये क्या है, यूनिटरी ब्लैडर यानी कि क्या, मूत्राशय। अगला क्या है, मूत्र वाहिनियां, है ना, यानी कि यार की यूरेटर। अगला क्या है, यूनिटरी ब्लैडर, ठीक, क्या, मूत्र मार्ग। और अगला क्या है, याद रखिएगा, मूत्ररंध्र यानी कि यूरिटरी, ठीक है, ओपनिंग। तो आप केवल दो चीजें आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से। और मेनली देखिए सब बहुत समझिएगा, उत्सर्जी अंग की अगर मैं बात करूं जो मेन अंग है ठीक है हमारे पार्ट का, ये कई सारे पार्ट में इसको बांट दिया गया है। पर दोस्तों याद रखना जो मेन अंग है वो किडनी है। वो क्या है, किडनी है। त्वचा भी, ये जो हमारी स्किन है ये भी एक उत्सर्जी अंग ही है कि यहाँ से पसीने से बहुत से बेस्ट पार्ट है जो क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन हमको जाना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी ने हमको जो बोला है तो हमको उसी हिसाब से अपना क्वेश्चन लगाना है। आपने ज्यादा दिमाग का प्रयोग नहीं करना दोस्तों, नहीं क्वेश्चन गलत करे आओगे आप लोग, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो बात में यहां से अगर हम लोग करते हैं, कहते हैं वक्र में यानी किडनी, वक्र में उपस्थित रक्त कोशिकाएं रक्त को छानने का काम करती हैं, ठीक है। शरीर के अंदर जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र यानी मूत्र के रूप में अलग हो जाते हैं और मूत्र वाहिनियां नलियों की तरह, इसके कारण मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय, ठीक है, मूत्राशय में जाता है। और मूत्राशय में एक पेशी नली जुड़ी होती है और मूत्र मार्ग जो कहलाती है, और मूत्र मार्ग का दूसरा सुरा बाहर खुलता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूत्र रंध्र कहते हैं। और याद रखिएगा टॉयलेट क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है सर, ठीक है। ये बहुत अच्छे से इस चीज को याद रखेंगे। और दूसरी चीज, अगर कोई पूछ ले आपसे, कभी भी पूछ ले कि भैया ये मुझे बताइए कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है, ब्लड को प्योर कौन करता है, तो याद रखिएगा ब्लड को प्योरीफाई करना, ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम दोस्तों किडनी करता है। कौन करता है, किडनी करता है, ये याद रखिएगा, क्लियर है। तो ये याद रखिएगा जो ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम है वो कौन करेगा, वो किडनियां करेंगी। ओके डन, इतनी चीज। तो ये सारी चीज क्या रखेंगे, याद रखिएगा। आगे बात समझ में इतनी, ओके चलो। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, यहां से अगला, ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, यहां से देखिए, कहते हैं कि किसी किसी चोट या बीमारी के कारण कई बार वक्र काम नहीं करता है, यानी बिल्कुल बात है, किडनियां वर्क फेल हो जाती हैं, कहते हैं ना कि किडनी फेल हो गई, काम नहीं करती है, जिसके कारण हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकल पाते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसके शरीर में विषैले पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। इससे बच्चे के यानी कि इससे बचने के लिए कृत्रिम वक्र यानी कृत्रिम किडनी द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान कर क्या किया जाता है, अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाता है। इसी प्रकार की रक्त की छानने की विधि को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं, है ना। अनादर कोई पूछता है डायलिसिस क्या है या डायलिसिस किसका किया जाता है, तो याद रखना किसकी डायलिसिस होती है, तो किडनी की डायलिसिस होती है। ओके, क्या बोला जाता है इसको, डायलिसिस, क्लियर है। नेक्स्ट अगला देखिए,
अगला क्या है कि मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरिया, ठीक है, पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों में भी यूरिक अम्ल, बहुत अच्छी है लेकिन यूरिक अम्ल तथा मछली जैसे जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों में क्या है, अम्ल उत्सर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइन, क्यों, इसे कई बार पूछ लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, इसलिए है कि कोई पूछे कि मानव के अपशिष्ट पदार्थों में क्या है मेन है, तो आप कहोगे यूरिया है। क्या कहोगे, यूरिया है। पक्षी, छिपकली, सर्प के जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों में क्या है, यूरिक अम्ल है। क्या है, यूरिक अम्ल है। और मछलियों के उत्सर्जन पदार्थों में दोस्तों क्या है, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छे से इस चीज को हम लोग याद रखने वाले हैं और याद रखिएगा भी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यूरिया, ये याद रखिए क्या है, यूरिया। डन। चलिए नेक्स्ट की अगर अब हम लोग अब बात करते हैं, तो ये आई होप आपने क्या कर लिया होगा। ठीक है भाई, क्या है, ये अमोनिया करता है उत्सर्जन, कौन, मछली, यूरिया पक्षी, छिपकली, ठीक है, यूरिया मनुष्य करता है, पक्षी, छिपकली और सर्प ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड करते हैं। आइए इसके कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे लिए, ये है, कहते हैं फलों के पौधों में मादा व नर दोनों अलग अलग, ठीक है, ये एक मिनट हमारा क्या चल रहा है अभी, ठीक है, ओके यही चल रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, यहां तक हो गया सिस्टम। अब आते हैं अगले पॉइंट में, हमारे क्या है, तो अगले पॉइंट में यहां से है हमारा, कहते हैं फूलों के पौधों में मादा यानी कि फीमेल, नर मेल दोनों जनन जो इनके क्या होते हैं, याद रखिएगा भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या है, पाए जाते हैं। जनन समानता दो प्रकार का होता है। क्या होता है, जनन समानता दो प्रकार का होता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो याद रखिएगा प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक, तो क्या है, एक है लैंगिक जनन, बिना बीजों के ही नए पादप बनना, और एक होता है लैंगिक जनन, बीजों के द्वारा नए पादप बनना। ठीक है, एक होता है लैंगिक जनन, और यानी कि पौधों में दो प्रकार का जनन पाया जाता है। ठीक, अगर इससे पहले आपने अगर एक क्लास मेरे साथ प्रैक्टिस की हो, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जंतुओं और पौधों में क्या चीज की समानता है, तो आपने कहा था सर जंतु और पौधों में वृद्धि और प्रजनन ये बिल्कुल सेम होता है, यानी सेम समानता है। जैसे जंतुओं में वृद्धि होती है वैसे पौधों में वृद्धि होती है। जैसे जंतुओं में दोस्तों क्या होती है, जनन होता है, प्रजनन होता है, ऐसे ही पौधों में भी क्या होता है, प्रजनन होता है। और पौधों में दो प्रकार का प्रजनन होता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो एक बार कह दिए जी कि सर हाँ बिल्कुल चीज समझ में आ गई है। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं तब तक। जी, तो जितने भी लोग हैं सर, ठीक है, क्या फुल पिक्चर नहीं आ रहा है भाई, मेरी तरफ से फुल पिक्चर आ रहा है, इंस्पायरिंग, सर फुल पिक्चर नहीं आ रहा है, मेरी तरफ से तो फुल पिक्चर है। आप एक बार ऐसा कर लीजिएगा कि अपने, है ना, ओके फुल पिक्चर नहीं आ रहा है, ठीक है, अच्छा कंटेंट का, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप जरा एक बार देखिएगा, फुल कंटेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, एक मिनट, आ रहा है ना पूरा, एक बार कमेंट करके बताइए।
ओके, अब पूरा आ रहा है, ठीक है, बताते जाइएगा कि जहां पे पूरा ना आए। ठीक है, चलिए अब जरा बता दीजिए। ओके, नौरंग जी, यस यस, होल इंस्पायर जी। चलिए आज बात करते हैं, डिस्कस। ओके, चलिए, तो हम बात कर रहे थे कहाँ की दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने, ठीक है, उदाहरणों की, यानी कि यहां से हम लोग बात कर रहे हैं अभी। एक मिनट, अगर बात करते हैं यहां से तो ठीक है, यहां तक की बात कर ली थी, अब हम लोग बात करेंगे यहां से, ठीक है। और ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, पहले एक पॉइंट यहां से रह गया था, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो देखो दोस्तों, इसके बारे में पिछले जो हमने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उसके बारे में बताया था मैंने, बहुत अच्छे से समझिएगा एक चीज को जो आपको मैं समझाने जा रहा हूं। तो मैंने कहा ये कोई प्लांट है, ये ये इस प्रकार का प्लांट है दोस्तों, ठीक है, और इस प्लांट में ये रूट्स हैं, ये जड़ें हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इन जड़ों में दो टिश्यू होते हैं, एक होता है दोस्तों जाइलम, जाइलम, और एक होता है फ्लोयम। क्या होता है? फ्लोयम, ठीक है। तो बहुत अच्छे से याद रखना, इन दोनों का काम है, जो जाइलम है ये नीचे से क्या लेता है? पानी, और क्या लेता है दोस्तों? खनिज, ठीक। और ऊपर से प्रकाश आता है यहां से, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जो मैंने आपको समझाया था, उसका जो खाना बना है, और उस खाना बनने के बाद जो पानी और जो खनिज का ट्रांसपोर्ट करता है, वो कौन करता है? वो करता है फ्लोएम। कहाँ करता है? ये एक प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? एक प्लांट में, ठीक है। तो वही बात ही लिखी है कि जल और खनिज का परिवहन। तो जल और खनिज के परिवहन की अगर दोस्तों हम बात करें, कहते पौधे जड़ द्वारा जल और खनिज को अवशोषित करते हैं तथा जड़ों में मूल रोम होते हैं, मूल रोम मिट्टी के कणों के बीच में उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। पौधों में, जड़ों में अन्य भागों में पानी पानी पाइप जैसी वाहिका पहुंचती है, ये कोशिकाओं से बनी होती है, इसके संवहन ऊतक कहते हैं। और इसी संवहन ऊतक में दो टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो जीव में किसी भी कार्य विशेष के लिए क्या करता है? संपादित करता है। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से ये चीज आप भी समझ गए होंगे दोस्तों, कि बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जो हमारे क्या होती हैं, जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स में क्या होती हैं, है ना, मूल रोम होते हैं, और मूल रोम पानी के संपर्क में रहते हैं, और यहाँ से याद रखिएगा करेंगे क्या? वो जड़ें पानी को सोखती हैं, और जाइलम नीचे से क्या लेता है? खनिज लवण, और फ्लोएम उसको ट्रांसफर कर देता है। अब हम बात करेंगे, जो रिप्रोडक्शन ऊपर पढ़ रहे थे, वो यहाँ की बात करेंगे हम लोग अब, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना, जनन की विधियां। और जनन की विधियां दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा, मैंने एक चीज आपको समझाया भी था, पहले भी बताया था, फिर बताता हूं, ठीक है। मैंने बताया था कि सबसे पहले कि अगर हम लोग बात करते हैं कि पौधों में और जानवरों में जो ये बहुत सी विशेषताएं हैं, कि पौधों में जनन और वृद्धि होती है, तो मनुष्य में भी क्या होता है? जनन और वृद्धि होती है, ये बहुत कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे लिखा है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन फ्लावर winds reproduction generally take place in the way is sexual reproduction, ठीक है, giving rise the new plant without seeds, and the sexual reproduction giving rise the new plant from seeds। यानी वही जो ऊपर मैंने बताया था, और उसी ऊपर वाली चीज को हम लोग अब यहां से पढ़ते हैं, यहां से,
ठीक है, ये था यहाँ पे जो हम लोग पहले पढ़ गए थे। मैंने कहा ना कि फूलों के पौधे में मादा व नर दो जनन अंग पाए जाते हैं। जनन अंगता दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन जहाँ बिना बीजों के भी नया पौधा पर प्लांट बनता है, और लैंगिक जनन क्या होता है जहाँ बीजों के द्वारा नया पौधा बनता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि बहुत अच्छे से समझ, एक बड़ा ये लाइन बड़ा कंफ्यूज कर रही होगी कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन क्या है, कि भैया बिना बीज के पौधा कैसे बन जाता है। तो आपने देखा वो बहुत अच्छे से समझिएगा, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है और ये लकड़ी का टुकड़ा अलग हो जाता है, और यहीं से क्या लगने लगे, यहाँ पत्तियां निकलने लगे ऐसे, ये पत्तियां निकली, बाद में आगे चल के दोस्तों ये क्या बन जाए, ये पेड़ बन जाए। तो यहाँ से ही पौधे का निर्माण हो गया ना, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये कैसा है, ये सेक्सुअल है। सेक्सुअल क्या है मतलब, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये प्लांट था, ये इसके फ्लावर है, ये मैं फूल मान लेता हूँ, इस फूल से कोई एक बीज गिरा ऐसा छोटा सा, और ये बीज मिट्टी में जम गया, इस बीज से एक पेड़ बन गया, है ना। तो यार ना, जहां बीजों से पेड़ बने, नए प्लांट बने, वहां क्या होगा, लैंगिक जनन। और जहां बिना पेड़ के नए, सॉरी बिना बीज के नए पेड़ बने, वहां क्या होगा, अलैंगिक जनन। क्लियर है। आइए बात करते हैं इन्हीं के बारे में। कहते हैं जब मूल, तने, पत्ती, है ना, जैसे किसी कायकी अंग द्वारा नया पौधा बनता है, तो इसे कायकी प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायकी प्रबंधन कहते हैं। इस तरह से अलैंगिक जनन होता है। उदाहरण गन्ना, गुलाब, आलू, गुलाब, है ना। अब कायकी है ना, हिंदी लिखा है ना कायकी प्रबंधन, तो इसी को बोलते हैं ना। देखो बताया था ना, क्या बताया था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैंने बताया ना भाई, कोई भी टुकड़ा है आलू का, देखो आलू के लिए कोई बीज थोड़ी बोते हो, आलू काटा, ठीक है, दबा दिया जमीन में, उससे एक आलू का पौधा बन गया। तो ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, पर है कैसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कैसा, अलैंगिक जनन। आई होप चीज समझ में आ गई होगी। आप लोगों ने फूल के पेड़ बहुत लगाए होंगे, यानी गुलाब के पेड़ बहुत लगाए होंगे अपने घर पे दोस्तों, है ना। और गुलाब के जो पेड़ लगाए होंगे आपने, तो ये आपके लिए पता है कि आपने बहुत बार गुलाब के पेड़ लगाए हैं दोस्तों। तो उसमें होगा क्या, होगा ये कि उसकी टहनी लेते हैं और काट के गाड़ देते हैं, उससे पता चला कि एक नया प्लांट हो आया। तो उसके लिए कोई बीज थोड़ी लगाया, समझ गए। जहां बीज ना लगे, बिना बीज के कोई पौधा नया बना, तो क्या है, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जहां बीज का प्रयोग करना पड़ जाए, वहां क्या होगा दोस्तों, वहां होगा लैंगिक जनन, यानी कि कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और जिसको समझ में आ गई वो एक बार भैया कह दे हाँ गुरुजी समझ में आ गया। ठीक है, कहते हैं, देखिए अगला एग्जाम्पल भी इसी का है। अगर देख अगला एग्जाम्पल क्या है, ठीक ठीक, ये लिखा है कि बायोफिल्म्स की पत्तियां, भाई हालांकि यह ब्रायोफाइट्स होगा, क्या होगा, ब्रायोफाइट, ठीक है, कि पत्तियां अगर नमी वाली मृदा में गिर जाएं तो पत्ती से नए पौधे बन जाते हैं या उगाते हैं। कुछ पादप की जड़ें भी नए पादप को क्या देती है, जन्म देती है, जैसे कि डहलिया है ना, शकरकंद है। तो ये भी क्या है, किसी की पत्ती से भी बनता है, तो किसी के तने से बन जाता है, किसी की जड़ से भी नया प्लांट बन जाता है, पर बीज की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं ना, कैक्टस के कुछ भाग पादप से अलग होकर नए पादप को क्या देते हैं, जन्म जन्म देते हैं, प्रत्येक भाग को नया पादप को जन्म दे सकता है। तो ये क्या है, अलैंगिक जन्म। यानी कैक्टस का पौधा है, कैक्टस का पौधा है, आप उसको लगाइए, नागफनी है कहीं भी लगा दीजिए। और दोस्तों क्या है, बहुत देखो, एक फिल्म क्लियर हो गई कि भाई बिना बीज का पौधा बना तो अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको कैसे, गन्ना गाड़ दो गन्ना आ जाएगा, आलू गाड़ो तो आलू से आलू बन जाएगा, आलू का पौधा बन जाएगा। फूल गुलाब लगा दीजिए, गुलाब की टहनी से गुलाब बन जाता है ना। शकरकंदी डालते हैं ना, शकरकंदी से शकरकंदी बन जाती है, जड़ें से। तो जड़ है, तना है, फूल है, उनसे पत्तियां हैं, वो क्या बनाती है, नए पौधे को जन्म देती है। यानी बीज का प्रयोग ना हो तो कैसा है, अलैंगिक जनन। और बीज का प्रयोग हो जाए दोस्तों तो कैसा है, लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यहीं पर और भी है कि अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन वाले पौधे लैंगिक जनन वाले पौधे की बजाय जल्दी वृद्धि करते हैं इन पर, है ना। भाई कम अवधि में फूल और फल आ जाते हैं। यानी कि अगर कोई पूछता है आपसे कि किन पौधों में सबसे पहले फूल फल आते हैं, तो अलैंगिक जनन वालों में। ठीक है, अगला है ईस्ट कोशिकाओं के बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा पदार्थ क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। ठीक है, ये याद करिए, मुकुलन यानी कि बर्ड, क्या होता है, इसको बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड। तालाब अथवा ठहरे हुए पानी में
अन्य जलाशयों में जो हरे रंग के, है ना, अब कपी गुच्छे यानी क्या है, फिसलनदार होते हैं, वो शैवाल कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा हो ना, कहते हैं ना कि भाई हमारा कहीं पे कच्चा मकान है और वहां पे हमारा क्या है, नल हैंड पंप है, तो वहां पे काई जम जाती है। क्या जम जाती है? काई। कभी कभी उसमें पैर पड़ता है तो हम फिसल जाते हैं। तालाबों के किनारे हमको काई देखने मिल जाती। तो दोस्तों वो काई हम देहाती भाषा में बोलते हैं, वो होते हैं एल्गी यानी कि शैवाल, है ना। तो कहते हैं इनका जनन खंडों द्वारा होता है। खंड अथवा टुकड़े नए जीव वृद्धि करते हैं, और ये भी क्या है, अलैंगिक जनन है। यानी कोई पूछता है कि एल्गी शैवालों में जनन कैसे होता है, तो खंडों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? खंडों के द्वारा। और ये भी क्या है, एक अलैंगिक जनन है। पत्तियों द्वारा नया पौधा बन जाए, तने द्वारा बन जाए, जड़ों द्वारा नया पौधा बन जाए, है ना, क्लियर है। किसी के खंडन के द्वारा नया पौधा बन जाए जिसमें बीज का प्रयोग ना हो दोस्तों, सब क्या है, अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन। क्लियर है ना। और ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है नौरंग जी, बिल्कुल। वेजिटेशन का ही रिप्रोडक्शन, वेजिटेशन का मतलब किसी भी भाग से किसी पौधे का निर्माण हो जाना, वो क्या है, वेजिटेशन रिप्रोडक्शन। अब आते हैं सर यहां से, फंगी। फंगी का मतलब कवक। कवक के सी बात लोग, है ना, क्या कहलाता है कवक, क्या है, इसको हम फफूंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फफूंदी। लिखा है फंगी रिपेयर्स द डबल रोटी बिकॉज ऑफ बैक्टीरियाज, वेयर बैक्टीरियाज आर फ्री दे कीप ऑन मूव, ठीक है, एज दे आर वेरी, ठीक है, वेरी लाइट, दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन द एयर। बैक्टीरिया ऑल्सो produce a sexual reproduction. Bacteria survive in high temperature and low humidity for a long time. As get the favorable conditions, they germination development into the new क्या इंडिविजुअल, यानी कहने इसने क्या बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बड़े सूक्ष्म होते हैं, कई किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और ये बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। जैसे कि इसमें भी है कि भैया क्या है, डबल रोटी पर जीवाणु के द्वारा कवक यानी फफूंदी लग जाती है। जब जीवाणु, ठीक है, फ्री होते हैं तो ये वायु में तैरते हैं और बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए वायु में लंबी दूरी तक क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। और जीवाणु भी अलैंगिक जनन ही करते हैं, यानी बैक्टीरिया में पाया जाने वाला जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल नहीं, कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है। क्लियर है। तो बैक्टीरिया, फंगी यानी कि एल्गी, शैवाल, इन सब में कैसा रिप्रोडक्शन है दोस्तों, कैसा है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अलैंगिक जनन है। कहते हैं जीवाणु उच्च ताप पर भी और निम्न आर्द्रता में भी क्या है, बचने के लिए कठोर सुरक्षा तंत्र आवरण से ढका रहता है, जिसके कारण ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं, है ना। और जैसी इनका अनुकूलन परिस्थिति मिलती है, जीवाणु अंकुरित होकर नए जीव को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो इतने सारे आपने जो उदाहरण देखे, जो सुने हैं, वो सब किसके बारे में थे, अलैंगिक जनन के बारे में थे, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थे। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग करते हैं बात। ओके, अब यहां तक अगर आपको सब चीज समझ में आई है तो एक बार मुझे, मैं कमेंट देख लेता हूं और एक बार मुझे लिख के बताइए। देखिए सर भाई ना, लाइक और शेयर में कंजूसी मत करिए, और एक बार लिख के बता दीजिए यस सर समझ में आ गया है। यस लिख के भेज दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं दोस्त, एक बार यस करके जरूर भेजिएगा, है ना, जिससे कि आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। ठीक है, चलो चलिए आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं अपने लोग यहां से। चलिए, तो आगे की कार्रवाई में क्या है अपने लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के उदाहरण तो लिखा है, फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली स्टेपल और ओनली, ठीक है, स्टेमन्स आर कॉल्ड एनी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एग्जांपल कॉर्न, पपैया एंड कोकुम्बर। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे पुष्प जिसमें केवल पुंकेश्वर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी पुष्प होते हैं, जैसे कि मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि एक लिंगी पुष्प कौन से होते हैं। तो एक लिंगी जो पुष्प होते हैं दोस्तों,
ये याद रखिएगा वो कौन कौन से होते हैं, तो पुष्प है या फल है जो भी है, तो याद रखिएगा एक लिंगी पौधे कौन से हैं, मक्का एक लिंगी है, पपीता एक लिंगी है, ककड़ी एक लिंगी, खीरा एक लिंगी है। अब एक लिंगी है क्या, तो कहते हैं कि भाई ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर हो, है ना, क्या हो, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्या हो भाई, पिस्टिल हो, या ओनली अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित हो, है ना, स्टेमेंस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये हो, ठीक, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि एक लिंगी फ्लावर बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक ही पुष्प पे केवल एक ही जेंडर देखने को मिले, या तो मेल का या फीमेल का, मेल फीमेल दोनों देखने को ना मिले, तो वो क्या है, एक लिंगी है। कैसा है, एक लिंगी है। और दोस्तों बहुत अच्छे से समझ रहा, जो पॉलिनेशन होता है ना, पॉलिनेशन का मतलब है कि भाई, है ना, जो इनमें निषेचन होता है, कहते हैं ना, तितलियों द्वारा भी होता है, भौरों द्वारा भी होता है, मधुमक्खी, पता चले कि इस भौरा इस फूल पर बैठा और इस पर बैठ के रस पिया, तो उसके फूल के पराग उसमें चिपक जाते हैं, और जैसे ही वो फीमेल पौधे पे जाकर क्या करता है दोस्तों, फीमेल पौधे पे जाकर बैठता है, उसके पराग वहां पे जाके क्या करते हैं, उन फीमेल क्या है परागों से क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है, संपर्क में आते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन होकर एक नए प्लांट को जन्म दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड, है ना, क्या होता है, ये भी होता है भाई। तो ये क्या है, सेक्सुअल है। तो कहते हैं ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेश्वर स्त्रीकेश्वर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी होते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी। जैसे सरसों है ना, गुलाब है, क्या है, पिटूनिया है, क्या है, सरसों है, गुलाब है, पिटूनिया है। ये पौधे कैसे हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, जिस पर पुंकेसर, ऐसे पुष्प जिस पे पुंकेसर भी हो और स्त्री केसर भी हो। पुंकेसर मतलब मेल भी हो, मेल गैमेट्स भी हैं और फीमेल गैमेट्स भी हैं, दोनों होने के कारण ऐसे पुष्पों को क्या बोलते हैं हम लोग, दो लिंगी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहां से, तो देखो ये है पुंकेसर, यानी क्या है ना, स्टेमिन्स, यानी कि पुंकेसर, ये क्या है, पिस्टिल, यानी कि क्या है, स्त्री केसर। तो ये है, यहां से अगर ये वाला भाग देखो, तो ये है बीजांड धानी, है ना, क्लियर है। कह रहे पुंकेसर पुष्प में उपस्थित पराग कोश में परागकण होते हैं जो नर युग्म को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकांग यानी वर्तिका और अंडाशय उपस्थित होते हैं। अंडाशयों में एक से एक अधिक बीजांड होता है। मादा युग्म अंडक का निर्माण बीजांड भी होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों में युग्मक से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, यानी इन दोनों में क्या हो जाता है, अगर रिप्रोडक्शन हो जाता है तो यहीं से क्या बनेगा, एक नया प्लांट जर्मिनेशन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ओके। आइए थोड़ी और बात कर लेते हैं इनके बारे में अच्छे से। आप देखो सर, यहां से यहां पर दिखाया है, एक है सेल पॉलिनेशन दिखाया है इस वाले डायग्राम में, सेल पॉलिनेशन, स्वपरागण, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टिग्मा है यानी कि वर्तिका है, ये परागकण है, ठीक, और ये क्या है, ये याद रखिएगा, ये परागकोश है। ये दोनों क्या है, ये परागकोश है दोनों, है ना, कि एंथर है, और ये वर्तिकांग यानी ये भी स्टिग्मा है। अब ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो परापरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। कभी कभी आपने देखा कि दो फूलों को आपस में घिस दिया जाता है, और घिसने से भी क्या होते हैं, उनके एक दूसरे पर क्या होते हैं, मेल और फीमेल कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां से एक नया पौधा बन जाता है। कहते हैं पुष्प पर बैठने वाले कीड़ों, बताया था ना, भौरा है कि है ना, मधुमक्खी है, पर परागकण चिपक जाते हैं, और जब ये कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठता है तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं, और परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकांग से स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकांग पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, और जब पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकांग पर गिरते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, यानी कि एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई भी, मैंने क्या कहा, अगर कोई भी भौरा एक सेम फ्लावर पे बैठा और
वो जाकर दूसरे बाकी सेम फ्लावर पर बैठ गया और उसके पराग वहीं पर गिर गए, जिसमें क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये दोस्त क्या है, ये है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक भौरा इस पेड़ पर बैठा और वो जाके दूसरी पेड़ पर बैठा, ठीक है, और वो दूसरे वर्तकांग पर गिर जाता है, तो वहां पे क्या तो वहां पे होता है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि पर परागण। अब देखिए निषेचन क्या है, निषेचन का मतलब है फर्टिलाइजेशन। ठीक, फर्टिलाइजेशन क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा, देखो समझो। हुआ क्या कि एक सेम ये पुष्प है और एक पुष्प ये है, इस पर भौरा बैठ के आया, ठीक है, यहां से पराग को चिपके और ये भौरा आके उड़ के इस पर बैठ गया। अब भौरा जब इस पुष्प पे बैठ गया तो इसके पराग इस पर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अब ये जो गिर जाएंगे तो होगा क्या दोस्तों, यहां से मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर क्या बनेंगे, है ना, उनका क्या हो जाएगा, अंडाशय में जाकर वहां हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। और यहाँ से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस चलेगी, यहीं से जाकर क्या बन जाएंगे, बीज बनेंगे, नए पौधे बनने की क्या है प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो जाएगी। उसी चीज को हमने क्या नाम दिया है, फर्टिलाइजेशन, है ना, क्या है, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे लिखा भी है, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड जाइगोट। लिखा है ना कि द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन, है ना, फ्यूजन का मतलब भाई दो एक सेल है, उनके मिलने के बाद जो रिजल्ट यानी कि जो परिणाम निकलता है किसके, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के मिलने से जो परिणाम निकलता है उससे क्या बनेगा, जाइकोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइकोट। अब जाइकोट बना, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फ्रॉम द जाइकोट, इट्स कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। यानी कि अब जो जाइगोट बना, उस जाइगोट में मेल और फीमेल के बनने से जो क्रियाएं चल रही हैं वही क्या कहलाएगा दोस्तों, फर्टिलाइजेशन, है ना। द गैमीट्स डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू द फ्लावर। बस यही चीज है। देखिए हिंदी में क्या बोला गया है, ये भी देख लेते हैं। हिंदी में लिखा है कि नर तथा मादा युग्म के जोड़े, है ना, वही का सहयोग द्वारा बनी कोशिका को युग्मनज, युग्मनज यानी कि क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं, कहलाते हैं। युग्मनज बनने के लिए नर और मादा युग्मों को युग्मनज निषेचन कहलाता है। यानी कि भाई जब मिलने से जो बन जाए वो निषेचन है, यानी कि फर्टिलाइजेशन है। और युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है, बिल्कुल एम्ब्रियो में विकसित होता है। निषेचन के बाद अंडाशय से फल में विकसित हो जाता है और परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है दोस्तों। और जो हम फल खाते हैं उसकी गुठली इधर उधर फेंक देते हैं, उसी से एक नया प्लांट बन जाता है। आम खाया है कभी, आम की गुठली फेंक दीजिए, है ना, बन जाएगा। अमरूद है, अमरूद के दाने हैं, उसको कहीं भी फेंक दीजिए, क्या बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। सीड से जो बना वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये सारी चीजें क्या बारे में बात कर रहे थे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। अब है ना, सीड स्पेयर के बारे में बात करेंगे, यानी बीज प्रकरण, प्रकरण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, बीज प्रकरण के बारे में बात करेंगे। तो कहते हैं प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप भिन्न भिन्न स्थानों पर उग जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने के कारण होता है प्रकीर्णन। अब देखिए, अब ये सीड, भाई अगर बात करते हैं सीड डिस्पर्जल क्या है, तो सीड डिस्पर्जल यानी कि प्रकीर्णन क्या है, एक बीज किसी भी माध्यम से दूसरी जगह चला जाए, है ना, और वहां जाकर वो पौधा उगाए, उसको बोलते हैं क्या, बीज का प्रकीर्णन। अब वो कैसे जा सकता है, मान लेते कि कोई जानवर था, एक फल को खाया और उसने फल को निगल लिया, बाद में जाकर उसने वो उड़ के कहीं दूसरी जगह गया, वहां पोटी कर दी, और पोटी के साथ में जो बीज सीड से निकल आया, और वहीं पर जाकर वो सीड में मॉइस्चर मिला, वो सीड में जर्मिनेशन हो गया, नया पौधा उगाया। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। दूसरा क्या हो सकता है, यानी कि भाई एनिमल्स के द्वारा सीड जर्मिनेशन हो सकता है। यानी कि क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, हवा चली, क्या हुआ, फल पका हुआ है, फट गया, उसके साथ कुछ बीज थे, वो उड़ के क्या चले गए, दूसरी जगह चले जाए, यानी कि एयर पॉलिनेशन हो जाएगा। यहां से वो उड़ के गया और वहां पे जाके बीज गिरा, और ठीक है भाई, कभी ऐसा होता कि पानी में कोई बीज गिर जाता है, फल गिरता है, उसके बीज दूर जाकर जम आते। चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा भी होता है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सीड डिस्पर्जल है, जो सीड डिस्पर्जल है, यानी कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज कैसे पहुंचते हैं, तो किसके द्वारा पहुंचते हैं, पवन है, जल है और एनिमल्स के द्वारा भी सीड डिस्पर्जल होता है। ओके,
यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लिखा है कि सहीजन यानी कि डोमेस्टिक तथा ठीक है द्विफल यानी कि मैपल घासों के बीच, ऑक यानी मादर और सूरजमुखी के बीच हवा के साथ उड़कर दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। यानी कुछ प्लांट के बारे में बताया कि भैया इनके बीज किसके साथ जाते हैं, है ना। तो याद रखिए किसके साथ चले जाते हैं, दूसरे दूसरे चीजों के साथ उड़कर हवा के साथ या कहीं से मिलकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं हम। बीज जल के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ऐसे बीजों का आवरण स्पंजी तंतु में होता है, इसी कारण बीजों को तैरकर दूसरे स्थान पर जाने की सहायता मिल जाती है। उदाहरण नारियल, है ना। तो अगर पूछ लेता है कि इस फल का जो बीज है और जो पौधा बनता है वो जल में तैरते हुए ठीक है बनता है, तो आप रखेंगे नारियल। नारियल का जो जो सीड है वो क्या है, पानी में तैरता हुआ जाता है और दोस्तों उससे आगे क्या बन जाता है, पौधा। अगला अगले पॉइंट में देखिए क्या बात करता है। अगले पॉइंट में बात कहता है जो कांटेदार बीज होते हैं वो बीज जंतुओं के शरीर पर चिपक जाते हैं और दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उधर यूरेना और क्या जेंथियम। देखिए अब कभी भी सोचते होगे ना, कभी हम बचपन में थे, आप गांव में कभी गए हो तो आपने कौवा खेती, हम लोग बोलते हैं ना कौवा खेती, हमारे कपड़ों में लग जाती थी, जानवरों को लग जाती थी। एक कटीली खूंटी नुमा की छोटी छोटी होती थी, है ना। हमारे यहाँ उसको खुटिया बोलते थे। वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग बोला जाता होगा। वो जानवरों की चिपक जाती थी, बाद में हम हमारे जानवर घर आते थे तो उन्हें उठा के इधर उधर आप फेंक देते थे, तो वहां उनसे भी क्या होता है, नए पौधे बनते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे, कहोगे सर खुटिया, अलग अलग दोस्तों अलग अलग नाम है। ओके, अगला क्या है, कुछ पौधे के फल झटके के साथ फट जाते हैं, बीज जनक पादप के दूर जाकर गिरते हैं और वहां से उग जाते हैं, है ना। जैसे कि एंडर और वाल्सम। तो ये याद रखिएगा, यानी कि भाई कोई बीज पक गया है, फल पक गया और वो एकदम फट गया, और फटा तो पता चला कि बीज छिड़क के कहीं जाके दूर गिरे जाके। अब दूर गिरेंगे तो कहीं ना कहीं जाके उसको मॉइस्चर मिल जाएगा और वो क्या करने लगेगा, यहाँ से वो उग आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आज हमने डिस्कस कर ली दोस्तों, वो इसके बारे में, और आज की डेट में इसका हम एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वायरस से। तो आइए आज की क्लास का नेक्स्ट है कि फल एक परिपक्व अंडाशय है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होते हैं और बीज में विकासशील भ्रूण होता है। आलू के कटे हुए हिस्से को ठीक है आवर्धन लेंस से देखने पर कलिकाएं दिखाई देती हैं, है ना। उसे क्षुद्र चिन्ह अथवा आंख कहते हैं। किस लेंस से देखते हैं, आवर्धक लेंस से। कटे हुए आलू को किसकी सहायता देख सकते हैं, आवर्धक लेंस से। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और लास्ट पॉइंट आज क्या है, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, शैवाल। तो ये अगर हम बात करते हैं, ये एक कोष की जीव के बारे में बात की गई है, लेकिन अभी हमारी बात यहाँ से खत्म नहीं हुई है। कल हम पढ़ेंगे कि हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे माइक्रो ऑर्गन्स, यानी कि सूक्ष्म बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गन्स क्या होते हैं, और उसके बाद सारी चीजें हम क्या करते चलेंगे डिस्कस। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आपने जितना भी मेरे साथ एक क्विक रिवीजन किया है अपनी तैयारी को और एक नए स्तर पर पहुंचाया होगा। और अभी इसका दूसरा पार्ट बचा हुआ दोस्तों, वो है प्रैक्टिस, वो बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपसे 5:40 पर मिलूंगा, किस पर, एक नए क्लास में, एक नए प्रैक्टिस सेशन में। और इसी यार की मिलेंगे कहाँ, इसी सौरहा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो सौरहा पब्लिकेशन का चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और जरा एक बताइए कि आज का क्लास कैसा रहा, एक बार यस नो में बताइए कि हाँ सर जितना समझे हैं, एक क्विक रिवीजन हमारा हो गया है। और इस रिवीजन के साथ अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो हम उम्मीद है कि हमारा केबीएस में एक भी क्वेश्चन हमारा बचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं दोस्तों वो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का निचोड़। क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का निचोड़। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा बहुत जल्दी से, जिससे कि आज की क्लास को फिर समाप्त किया जा सके। और नई क्लास अभी 10 मिनट में 5:40 से जुड़ना ना भूलिए। प्रैक्टिस के लिए एवीएस के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और एक बेहतरीन सेशन होने वाला है वो। ठीक है, जिसमें हम कई सारे क्लासेस कर भी चुके हैं, कई सारे क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं दोस्तों। और भाई प्लीज लाइक कमेंट जरूर करिएगा, है ना। तो क्योंकि इतने भी हैं, जितना भी थ्योरी क्लास, मुश्किल से मुझे लगता है कि एक क्लास में और आपकी थ्योरी क्लास पूरी समाप्त हो जाएगी। और बस कल का क्लास ज्वाइन करना ना भूलिए।
इसमें सारी थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर ओनली प्रैक्टिस पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? प्रैक्टिस की बात करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे अपने लोग, ठीक है। तो दोस्तों अगर आज का क्लास समझ में आया है तो अभी इसका प्रैक्टिस सेशन चलेगा, और प्रैक्टिस सेशन चलेगा 5:40 से क्लास शुरू होगी। तो 10 मिनट बाद आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सर विपिन गंगवार इसी चैनल पर, अभी सौराहा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं फिर अभी मिलूंगा आपके साथ एक नए क्वेश्चंस और कुछ अच्छे इंटरेस्टेड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो कई बार पेपर में केबीएस में पूछे गए हैं, उसके साथ ईबीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मैं आपसे जुड़ता हूं अभी 10 मिनट में। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वाध्याय करिए, खूब पढ़िए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दो दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में अभी 5:40 पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।